अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर 4 अभी हमने आई कैप की बुक का एंड कर लिया है। आज इंशाल्लाह चैप्टर 5 उससे स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ चुके हैं। इसमें हमने ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन वगैरह इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने एग्रीमेंट्स के लिए कंसिडरेशन का होना लाजमी है, और ऐसे एग्रीमेंट्स जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने की है जी फ्री कॉन्सेंट के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने रिसेंट चैप्टर अपना डिस्कस किया है। और ऐसे एग्रीमेंट्स जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, जिनको कानून वॉइड कहता है कि भाई ये आप किसी सूरत नहीं कर सकते, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब आगे आज हम बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर 5 जो है हमारा आई कैप की बुक का, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। इनके बारे में बात करेंगे। ये एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है जो जिनके लिए उस वक्त जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है उस वक्त चीज़ों का सर्टेन होना लाजमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं जो कि अनसर्टन है, जिसका अभी पता ही नहीं है कि कब होनी है कब नहीं होनी। मतलब उसके होने का यकीन है कि होगी तो ज़रूर, ठीक है, हो सकती है, लेकिन कब होगी ये हमें नहीं पता होता। ठीक है जी, तो इनको अभी हम देखेंगे। अभी समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह जैसे हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपका चैप्टर 5 है। ये ज़रा किताब में खोल लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तरफ चलते हैं। भाई टेस्ट लाजमी दिया करें, टेस्ट लाजमी दिया करें। टेस्ट के बगैर बहुत मुश्किल है। जब तक टेस्ट नहीं देंगे, आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी दी हुई है कि मैं खुद मार्क करता हूँ इसको, कि मुझे खुद आइडिया फिर होता है किन चीज़ों के अंदर आप को इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं फिर उन पे क्लास में ज़्यादा मज़ीद फोकस करता हूँ। ये आप लोगों ने गौर भी किया होगा, जिनके टेस्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, तो भाई वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट दें। ठीक है, अदरवाइज़ फिर फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये मेरा बोल देने से आप लोग नहीं कर सकते। ये जो डिस्टेंस लर्निंग है इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ ज़रा इसके ऊपर भी देखा करें। अच्छा जी, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम आने लगे हैं। ज़रा देखें वो कह रहा है कि भाई अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सही है, वही जो पहले था। पहले भी यही होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो ये तो इतनी बात ही है। ठीक है, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, अगर कोई और इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, डज और डज नॉट हैपन। बात अब जरा बड़े गौर से समझनी है। वो कहता है कि भाई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई ये मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। वो आपको पता ही है, करूंगा या नहीं करूंगा दोनों हो सकते हैं। तो हम आसानी के लिए करूंगा की फिलहाल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम दोनों की देख लेंगे। मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको 50 लाख रुपया तब दूंगा अगर आप मुझे लाइसेंस लेकर देंगे। देखें, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर। अगर आप मुझे लाइसेंस लेकर देंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा, अगर लाइसेंस आपने मुझे नहीं लेकर दिया तो मैं पैसे नहीं दूंगा। सिंपल बात है। बात आ रही है समझ? मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपसे सामान खरीद लूँगा अगर वो सामान आप मुझे 5 तारीख तक पहुँचा देंगे। अगर आप मुझे 5 तारीख तक नहीं सामान पहुँचाएंगे, इसका मतलब है कि सामान का 5 तक पहुँचना, इवेंट का हैपन होना ज़रूरी है। वो इवेंट हैपन होगा देन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हैपन होगा। यहाँ पर बात ज़रा समझनी है आपने बड़े गौर से। मैं आपके साथ कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड कर रहा है किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर, किसी कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा। समझ रहे बात? मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिपेंड कर रहा है किसी वाकया के, किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने के ऊपर नहीं कर रहा, बल्कि किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर कर रहा है। मिसाल ले लें जी, 2 एग्जांपल्स इसकी आपकी जो है जैसे बुक में भी दी हुई हैं। एक होता है जी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? तलाफी करना नुकसान की।
नुकसान की तलाफी करना, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक इन्होंने ये एग्जांपल दी है और दूसरी इन्होंने एग्जांपल दिया थी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है भाई? जमानत देना, ठीक है। बड़े ही गौर से तहम्मुल के साथ समझना, इंतहाई इजी सा आपका ये चैप्टर है और इसमें से बहुत ही इजी मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस सारा कुछ मौजूद है जैसे कि होता है चीज़ों में, लेकिन उसमें आप एक शिक डालते हो, एक कंडीशन ऐसी डालते हो, कंडीशनल है ये भी, ठीक है। कंटीजेंसी एक डालते हो। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड कर रहा है किसी और चीज़ के ऊपर, इसलिए इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब कि इट इज़ कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, कि भाई फ्यूचर के अंदर कोई होगा, क्योंकि पास्ट के अंदर था, पास्ट में तो सर्टन हो चुका ना, मतलब पास्ट गुजर गया, अब तो पता लग गया कि वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ। बात समझ रहे? मतलब अगर मैं कहूँ पास्ट में अगर आपने ये किया तो वो तो पता चल गया किया है कि नहीं किया, वो तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं पास्ट की, माजी तो गुजर चुका है ना, हम जी के आ चुके हैं माजी, पास्ट का हमें पता है। मसला है फ्यूचर का, फ्यूचर इज अनसर्टन। बात आ रही समझ? अनसर्टन है भाई, हमें पता नहीं है, हमें पता है कि यार ये दो ऑप्शन में से एक चीज हो सकती है। इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए वो काम। अगर वो जिंदा हो गया मर के तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये नहीं, ये इम्पॉसिबल है। बात आ रही समझ? फॉलो कर रहे हैं बात? अनसर्टन होना जरूरी है, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अनसर्टन से मुराद है कि अभी पता नहीं है होना क्या है, अनकन्फर्म्ड है, मतलब आपको यकीन नहीं है कि यार ये होगा ये होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ। इम्पॉसिबल चीज़ है उसका तो क्लियर पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्टिंजेंट है, वो डिपेंड कर रहा है किसी और इवेंट के, किसी और वाकया के होने या ना होने पे, इट इज कॉल्ड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। देखें, पहला आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग जरा खुद सोचें इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा भाई कि ये मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस आप कर दें। उन्होंने कहा सही है जी, आप एनुअली या क्वार्टरली हमें इतना प्रीमियम पे करते रहना, जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल हर 3 महीने के हमें हर क्वार्टर के 3000 रुपीज़ पे करते रहना, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो हम आपको मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया पे करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी डिपेंड कर रहा होता है ना, आप जितना इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा पे करते हैं ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस आपकी होती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया तो या तो हम सही करवा देंगे या हम अमाउंट में बात कर लेते हैं फ़िलहाल आसानी के लिए। असल में होता यह है कि जो इंश्योरेंस आपने करवाई होती है, वो जो नुकसान हुआ होता है ना, उस लॉस की तलाफ़ी करते हैं, इंडेमनिटी करते हैं, इंडेमनीफाई कंपनसेट आपको करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर आप क्वार्टरली 3000 हमें देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे, तो भाई हमारा आपका एक हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और स्पेसिफिकली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हमारा और आपका, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, आपकी गाड़ी है, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, हमारा आपस में क्या हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे एक पेमेंट करते रहते हैं उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम की, और मैं आपको कहता हूँ अगर कंटिजेंट है, अगर, वैसे नहीं करूँगा, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी, तो मैं आपको उसके नुकसान की तलाफी करूंगा या मैं इतने पैसे पे करूंगा। अब देखें, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये अनसर्टन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट कब होना है, होना भी है या नहीं होना। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कि मैं करूँगा एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल नहीं है। देखें, पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, बात समझ रहे हैं, पॉसिबिलिटी उस चीज़ के अंदर है, लेकिन दिस इज अनसर्टन, पता नहीं है यार होना है या नहीं होना। आप बतौर इंडिविजुअल अपना रिस्क कवर कर रहे हैं, आपने कहा चलो इसको 3000 रुपया देते रहते हैं यार क्वार्टरली, मेरा रिस्क तो कवर है ना, अगर कोई नुकसान हो गया भर देगा। और मुझे ये है कि यार कर लेते हैं, पता नहीं एक्सीडेंट होना भी है नहीं होना, हो गया तो भर देंगे पैसे। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्यों कमा क्यों रही हैं, वो क्योंकि हर बंदे का थोड़ी एक्सीडेंट होने लग जाते हैं,
इसका मतलब दिस इज अनसर्टन। अब देखिए मैंने आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में देने अगर एक्सीडेंट होगा, वरना नहीं देने, बिकॉज आवर कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, सम अनसर्टन इवेंट। और वो अनसर्टन इवेंट क्या है? कार के एक्सीडेंट होना। वो गल आई है, समझ नहीं आई? अब यहां पे आ गया जी ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, ये वाली एग्जांपल देखें। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, ये था हैपनिंग का, ये आप लिख भी लें, मतलब ये आप लिख लें कि कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट के होने पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनफोर्सेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी भाग नहीं सकती, उसको देने पड़ेंगे पैसे। लेकिन अगर कार का एक्सीडेंट नहीं होता, नॉन हैपनिंग हो जाती है, तो फिर उससे ले सकते हैं। कहेगा भाईजान कौन से पैसे, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ ये हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब मैं पे करूंगा। नो एक्सीडेंट नो पैसे। ठीक है, आगे बात समझ। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, जमानत देना, ये होते हैं जी कंटिंजेंट। जैसे मैं लिखूंगा आपको समझ आ गई होगी ऑलरेडी। कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट के ना होने पर यह वाला इन्फोर्सेबल हो जाता है। मिसाल देख लें, गारंटी का मतलब क्या होता है? जमानत देना। आपने बैंक से कर्जा लिया 50,000 रुपए का, आपके हिसाब से 50,000 रख लिए, मैं आपका बन गया हूं गलती से गारंटर, जमानती। मैंने आपकी दे दी है जमानत बैंक को। मैंने बैंक को कहा, क्या कहा? मैंने बैंक को कहा कि भाईजान, ऐ मेरे प्यारे बैंक, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको 50,000 दूंगा। देखो बैंक ने कहा क्यों दोगे भाई, कर्जा तो दिया है फलां को। ठीक है, देखें ये है जी आपका बैंक, ठीक है, सीढ़ियाँ, ये है जी बैंक, ये आप हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ मैं, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया। अच्छा, ये हूँ जी मैं। बैंक ने लोन किसको दिया है? आपको 50,000 का। मैंने बैंक को क्या दिया है? गारंटी दी है, जमानत दी है। क्या जमानत दी है? कि ऐ मेरे प्यारे बैंक, अगर ये शख्स जिसको आपने 50,000 का कर्जा दिया हुआ है, ये शख्स अपनी औकात पे आ जाता है और आपको पैसे वापस नहीं करता, अगर ये शख्स आपको पैसे वापस नहीं करता, कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, अगर ये आपको पैसे वापस नहीं करता, तो आप किससे पैसे ले सकते हो? भाई चल मेरे से ले सकते हो पैसे, मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन अगर वो शख्स आपको पैसे वापस कर दे, फिर आप मेरे से ले सकते हो, किसी सूरत नहीं ले सकते। आगे बात समझ। देखें दोबारा ज़रा, गारंटी के कॉन्सेप्ट के अंदर ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, मतलब इसके अलावा भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, जो पेपर में भी आएंगी। ये सिर्फ एग्जांपल, बड़ी आप समझ लें कि एक होलसम किस्म की एग्जांपल है, या एक होलिस्टिक एग्जांपल है, जो ना आपको कवर करवा देती है पूरा कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये है कि भाईजान इंश्योरेंस कंपनी का है या किसी भी चीज़ का, कंपनी के साथ ज़रूरी नहीं है, मैं और आप कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मुझे महीने का 1,000 रुपया दिया करो, अगर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच गया, मैं जितना भी नुकसान होगा मैं भरूंगा, आप मुझे महीने का 1,000 रुपया दो, हमारा आपस में हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बात सही है? अच्छा, तो भाई जिस तरह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें क्या होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कब होगा? जब आप वो अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गया, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, नॉन हैपन होता है, फिर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या था? मैंने बैंक को जमानत दी कि भाईजान अगर ये बंदा आपको पैसे नहीं देता, मतलब है कि नॉन हैपनिंग हो जाती इवेंट की, पैसे देने थे लेकिन उसने उसको नहीं दिए, तब जाके आप मेरे से ले सकते हैं, ये वैलिड हो जाएगा हमारा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब है कि हम दोनों, एक तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का हुआ होगा, एक मेरा और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने बैंक को कहा कि भाईजान मैं आपको पैसे दूंगा अगर फलां बंदे ने आपको पैसे ना दिए। ठीक है जी, तो ये भाई ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आई गल समझ? चलें जरा। अब वो कहता है कि भाई दोबारा डेफिनेशन देखिए, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस कंपनी का अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा। मतलब है कि भाई मैं वैसे नहीं करूंगा,
मेरा जो काम का करना है ना करना है वो डिपेंड कर रहा है, वो कंटिंजेंट है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। ठीक है जी। अब वो एग्जांपल देख लें आप। उसने कहा कि भाई अकरम कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बासित अप टू 1 मिलियन इन कंसिडरेशन ऑफ 20,000 एनुअल प्रीमियम इफ बासित हाउस इज बर्न्ड। अकरम ने बासित को कहा मुझे साल का 20,000 रुपया दिया करो, और अगर कभी ज़िंदगी में कोई भी टाइम भी आप सेट कर लेते हो 3 साल 4 साल 5 साल, या उसने फॉर एग्जांपल ओपन छोड़ दिया भाई आप मुझे 20,000 रुपया दिया करो महीने का, और जब आपका घर को आग लगेगी, आपका घर अगर जल गया, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। भाईजान मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, कब दूंगा? अपॉन हैपनिंग ऑफ योर घर का जलना। अगर आपका घर जल जाएगा तब मैं आपको जाके 10 लाख रुपया दूंगा, तो अगर वो नहीं जलेगा तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ठीक है जी। इस तरह वो लाइफ इंश्योरेंस वाले भी होते हैं। ठीक है कि भाई आप इतना पैसे दें, अगर आप मर गए तो आपकी पीछे जो फैमिली बचेगी उसको हम इतने पैसे पे कर देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं मरे तो फिर तो आपको नहीं देंगे, तो आपको मरना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। ठीक है। वैसे वो ऑल्दो आप कभी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट देखें ना, उसके अंदर उन्होंने गाड़ी वाली भी होती है, मतलब मैंने भी करवाई हुई है, तो उसके अंदर ना वो इतनी चीज़ें डाली होती हैं कि वो ऑप्शन ही कोई नहीं बचता बंदे को। मतलब है कि आपकी गलती ना हो, ये ना हुआ हो, फलाना ना हुआ हो, टिमकान ना हुआ हो, इस तरह इतनी चीज़ें हैं कि बंदा बचता है कि भाई फिर वो होगा किस तरह से वो वाला इवेंट, आप पैसे किस सूरत में दोगे। इस तरह जब आपने लाइफ इंश्योरेंस का करना होता है ना, या हेल्थ इंश्योरेंस का भी, हेल्थ में भी इतनी बीमारियाँ लिखी होती है कि इस बीमारी का नहीं हो सकता, इस बीमारी का नहीं, इस बीमारी का नहीं। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी इतनी चीज़ें होती हैं उफ के बस बंदा कहता है पीछे जीने वाला ही ऑप्शन रह गया, मरने वाले तो सारे छीन लिए आपने। ठीक है। आप इस बीमारी से नहीं मर सकते, आप अगर आपकी एज इतनी है तो उसके बाद हम नहीं जिम्मेदार होंगे, इस एज में तो मर ही जाना होता है बंदे ने, वगैरह वगैरह। मतलब इतनी की चीज़ें इंसान कहता है सिर्फ जिंदा रहना अब ऑप्शन बच गया। ठीक है। मैं सिर्फ इसको जिंदा रहने के पैसे दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मरने तो नहीं मैं लगा, जो जिस तरह की सिचुएशन इसने बना दी है, क्योंकि इसको एक्सेप्टेबल ही नहीं है मेरा मरना। अच्छा जी, तो भैया ये केस है। अब ज़रा नीचे देखो, उसने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इसको आप कह सकते हैं इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसेंशियल है 3 चीज़ें। पहले नंबर पे द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। सही है, सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। भाई ये मैं पैसे आपको तब दूंगा जब फ्यूचर में अगर इसने पैसे ना दिए, इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं आपका नुकसान तब भरूंगी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया बाद में। बात फ्यूचर की बात है ना। अगर माजी में, माजी वाले आज आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ कि यार मेरा माजी में ना एक एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज़ मुझे पैसे भरेंगे मेरे, वो कहेगा भाई तेरा दिमाग ख़राब है, क्यों भरें। ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में ऑब्वियसली हो सकता है ना, हाँ कि आज के बार हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको महीने के या एनुअल जैसे भी पैसे पे करूंगा, प्रीमियम पे करूंगा, अगर फ्यूचर में मेरा नुकसान हो गया तो आप भाईजान भरेंगे। हैपनिंग। सही है। इधर मैंने कहा कि भाईजान आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप इस बंदे को कर्जा दें, अगर ये बंदा वापस कर्जा नहीं करता, नॉन हैपनिंग हो जाती है, तो मैं आपको वापस करूंगा ये पैसे। ओके। तो पहले नंबर पे आ गया डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। दूसरे नंबर पे द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात जरा समझनी जरूरी है। एक तो वर्ड थोड़ा मुश्किल आ गया इंग्लिश का, कोलैटरल, तो एक तो हमें वो नहीं समझ आना, लिखना ही नहीं आना। ठीक है। तो इसलिए गौर से जरा बात समझें। यहां से एक बात निकल आती है, वेजनिंग के साथ भी कर लेते हैं। अभी अभी वेजनिंग पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में। यार वेजनिंग के अंदर भी अनसर्टन इवेंट के ऊपर ही नहीं पैसा लग रहा था। मतलब है कि ये कोहली चौका मारेगा, छक्का मारेगा, बाबर कवर ड्राइव खेलेगा, अनसर्टन था ना, हमें क्या पता खेलनी है कि नहीं खेलनी भाई। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें वेजनिंग और कंटिंजेंट में क्या फ़र्क है, अभी पढ़ भी लेंगे आगे, लेकिन ये जो कोलेट्रल वाली बात ना इधर से समझ आएगी। देखें, जो मैच के ऊपर सट्टा लग रहा था या बेट लग रही थी या वेजर लग रहा, जुआ हो रहा था, उसके अंदर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं था। वो जो इवेंट था ना, एक ही चौका लगेगा या नहीं लगेगा, अनसर्टन जो इवेंट था, वो ही तो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा, अलग से कुछ नहीं हो रहा था। इधर देखें, उसने कहा कि भाईजान मैं आपको पैसे पे करूंगा अगर वो बंदा पैसे ना पे करे। मतलब है कि ये एक और इवेंट है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है बिल्कुल। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस बंदे के साथ, लेकिन ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है उस बंदे के पैसे ना देने के ऊपर। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का और इंडिविजुअल का आपस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है
एक्सीडेंट के होने पे, जबकि मैच के दौरान हमारा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं है। हमारा सिंपल ये था, छक्का लगा तो पैसे मैं दूंगा, चौका लगा तो पैसे तू देगा, बस खत्म। अलग से कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं था, सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं था, बल्कि वो जो अनसर्टन इवेंट था वो ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, एसेंशियल पार्ट था। बात कर रहे हैं, फॉलो। तो ये एक फर्क है। कोलेटरल, वो कह रहा है कि यहाँ पे कि जो इवेंट है ना, जो वाकया होना है, वो कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। एक तो ये है कि वो जो इवेंट है वो इट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप उस इवेंट को, चौका लगने को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते कि भाई चौका हो गया, ला मेरी तरफ से परफॉर्म हो गया। ये थोड़ी है, आपने थोड़ी चौका मारा, आपका क्या कमाल है उसमें? बात आ रही है, समझ आ रही है? चौका हो जाना, इधर देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पैसे पे कर रहा था, उसको मैं कर ही जा रहा था पैसे पे। अगले का प्रॉमिस था मैं आपको पैसे दूंगा, कब दूंगा? अगर एक्सीडेंट होगा। बात आ रही है समझ? हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके चला रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस चीज के ऊपर। वेजरिंग में चले जाए, हम आपस में कुछ भी नहीं कर रहे, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये हो रहा है कि भाई अगर चौका मार दिया तो ये लो पैसे। डिपेंड कर रहा है, सॉरी, इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इवेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर। जबकि कोलेटरल का मतलब क्या है कि इवेंट इट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इवेंट सिर्फ जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका ये है कि भाई उस इवेंट के अंदर इंटरेस्ट होना लाजमी है पार्टी का। मतलब है कि वो इवेंट इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है परफॉर्मेंस का हमारी। देखो, मैंने बैंक को कब कर्जा वापस करना था? जब ये बंदा ना करता। मेरी पूरी कोशिश होगी यार ये बंदा कर्जा वापस करे, होगी नहीं कोशिश मेरे पूरा मैं जोर लगाऊंगा यार ये बंदा कर्जा वापस कर दे। नहीं करेगा तो मैं फंस जाऊंगा भाई। मेरा इंटरेस्ट है पूरा पूरा इस इवेंट के अंदर कि यार ये वाला जो इवेंट है हो जाए। अगर ये इवेंट ना हुआ, मतलब है कि पैसे ना दिए, तो मैं फंस जाऊंगा। बात आ रही है समझ? इधर इंश्योरेंस वाली कंपनी दुआ कर रही है बैठी हुई कि या अल्लाह एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पैसे भरने पड़ जाएंगे। और मैं भी, बेशक मुझे पैसे तो मिलने हैं, लेकिन मुझे डर तो है ना भाई, जान के उधर खतरा है। एक्सीडेंट गाड़ी का हो गया, इंश्योरेंस वालों तो चलो भी जब भी देने, लेकिन मुझे नुकसान तो है एक चीज़ का। तो मतलब है कि मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर, वो इतना जुड़ा हुआ है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। बात आ रही समझ? तीसरे नंबर पे, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन। इवेंट अनसर्टन होना चाहिए। अगर तो वो सर्टन इवेंट है कि होना ही होना है, तो फिर वो कहते हैं कि ये आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका डिपेंड कर रहा है सर्टन इवेंट के ऊपर, ठीक है, तो भाई फिर जो है आपका जो है नहीं होगा ये, ठीक है। बात आ गई है समझ आपको? ठीक है। अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, अनसर्टन इवेंट इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स देखें जरा। जावेद कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे 50 मिलियन टू फरहान। जावेद ने कहा, फरहान साहब, ठेकेदार साहब, मैं आपको 50 मिलियन पे करूंगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। देखो, असल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन करो, पैसे लो, बस ये असल कॉन्ट्रैक्ट था। बीच में एक शर्त डाल दी गई, एक कंटिजेंसी डाल दी गई कि अगर कोई फलां आर्किटेक्ट है वो अप्रूव कर देगा ना कि सर जी बेहतरीन बना है, जैसा आपने कहा था वैसा बनेगा, तब दूंगा पैसे। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको, देखो, आमतौर पे दुनिया में होते हैं ना बगैर आर्किटेक्ट के भी, मतलब हम लोग तो खैर पाकिस्तानी मोस्टली ऐसे होता है ना, घर बनाने के लिए ठेकेदार को बुलाया, घर बना रही है, बस ये लो पैसे दिए, घर में चाबी ली बैठ के। ऐसे आमतौर पे मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा सा तब्दीली करके कंटीजेंसी डाल दी जाए कि भाईजान मैं आपको तब पैसे पे करूंगा अगर मिस्टर ए या मिस्टर अली, जो कि एक आर्किटेक्ट है, वो आके इसको अप्रूव करेगा, फिर मैं दूंगा। इसका मतलब है कि मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंड कर रहा है ऑन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। आर्किटेक्ट साहब आके ये भी कह सकते सर मुझे नहीं पता लगा, मुझे नहीं समझ आ रही है, फारिग का घर ये उस तरह का नहीं बना जिस तरह का आपका रिक्वायर्ड था, अनसर्टन है ना। और वो ये भी कह सकता है कि नहीं बिल्कुल ओके। आ रही है बात समझ? हमारा एक बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट था,
हमारा अलग कॉन्ट्रैक्ट था दो बंदों का, मैं हूँ ठेकेदार है, मैं ठेकेदार को कहा भाई मैं आपको 50 मिलियन 5 करोड़ रुपया दूंगा अगर आर्किटेक्ट आके अप्रूव कर देगा कि भाईजान ये वाला जो है घर बिल्कुल सही बना हुआ है, और वो डिसअप्रूव भी कर सकता है। तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है आर्किटेक्ट की हाँ या ना के ऊपर। आ गई समझ? ठीक है। और अगर सिंपल ये होता एवं ना कोई घर होता हमारा, कोई सीन नहीं, मैं सिंपल ये कहता कि यार किसी और के घर का आर्किटेक्ट ने आकर करना था, मैं कहता यार अगर उनका घर आर्किटेक्ट ने आके प्रूव कर दिया तो मैं 50,000 दूंगा, अगर उसने डिसअप्रूव कर दिया तो दे। भाई इसके अंदर हमारा असल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? ये तो वही है कि हम किसी दूसरे की चीज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुआ खेल रहे हैं कि भाई आर्किटेक्ट हाँ करता है ना करता है, वो बेचरिंग है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको घर के पैसे देने थे, आपने मुझे घर डिलीवर करना था, लेकिन हमने आपस में एग्री कर लिया। होगा ये कब? ये इवेंट होंगे कब? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कब? जब फलां आर्किटेक्ट आके अप्रूव करेगा। ठीक है जी। मतलब है कि अगर उसने डिसअप्रूव कर दिया फिर ये नहीं होगा। तो सर उसने कहा जी इट इज अ कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस टू पे 50 मिलियन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड द इवेंट नेमली अप्रूवल बाय एन आर्किटेक्ट इज अ कोलेटरल इवेंट। ओके चलें एग्जांपल 3। आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ, ये जरा गौर से समझनी है, बहुत गौर से समझनी है। उसने कहा था ना कि अनसर्टन होना चाहिए इवेंट का, अच्छा, और कोलेटरल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ नहीं होना चाहिए वो, बल्कि इवेंट उसके साथ जुड़ा हो, कोई अलग एक इवेंट हो, सेपरेट इवेंट हो जो कि कोलेटरल है, जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं है वो। ठीक है। आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर 5 मिलियन ऑन द टर्म्स दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द हाउस। उसने कहा भाई जब तक घर कंप्लीट नहीं होता, काम कंप्लीट नहीं होता, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे ही होता है दुनिया में। डिपेंडेंट क्या है इसके अंदर? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पैसे सिर्फ तब दिए जाएंगे अगर घर कंप्लीट करोगे। गौर से समझनी है बात, बहुत ही ध्यान से गौर से। मैं दोबारा एग्जांपल्स के ऊपर लेके जा रहा हूं आपको। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कहा मैं आपको पैसे तब दूंगा जब एक दूसरी चीज जो अलग चीज है साइड पे पड़ी हुई है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब मैं आपको दूंगा। इधर मैंने इसको कहा ए प्यारे बैंक मैं आपको तब पैसे भरूंगा जब ये अलग से पड़ा हुआ एक जो इवेंट है ना वो नहीं हुआ, अगर उसने पैसे ना दिए। ऊपर वाली एग्जांपल पे आने, मैंने आपको कहा आपने मुझे घर देना है, मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन तब दूंगा जब एक अलग से पड़ी हुई चीज कोलेटरल है लेकिन सेपरेट है, अप्रूवल उसका वो ना हुआ, वो मिल गया तब मैं आपको पैसे दूंगा। इस एग्जाम्पल में क्या, मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप काम कंप्लीट कर लोगे। तो कोलेटरल इवेंट किधर गया? ये तो वही कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऐसे नहीं होता कि काम कंप्लीट करने पे पैसे मिलते हैं, इसमें कोलेटरल कहाँ पे है? तो अगर वो देखो उसने बीच में कंडीशन तो डाली है, लेकिन ये कंडीशन कोलेटरल इवेंट या सेपरेट इवेंट नहीं है, ये उसी ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे मार्कर दो लेकिन मैं पैसे सिर्फ तब दूंगा अगर मार्कर दोगे। भाई इसमें कंटीजेंसी क्या है? ऐसे ही तो होना चाहिए, इसमें क्या मसला है? ये तो सिंपल सीक्वेंस है पेमेंट का या सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस है। ये हम पढ़ेंगे भी कि परफॉर्म किसने कब करना होता है। तो कई बार मार्केट के लिहाज से आपको सर्कमस्टांसेस में देखना पड़ता है पहले कौन करता है। ठीक है, मिसाल तौर पर रेस्टोरेंट पे गए तो हम वहाँ पे पहले खाना खाते हैं, बाद में पैसे देते हैं। अब अगर मैं वहाँ पे जा कहूँ कि भाईजान मैं आपको पैसे सिर्फ तब दूंगा अगर आप मुझे खाना दोगे, तो ये कंटिजेंट बन गया। भाई कंटिजेंट कैसे बन गया? ये तो सिंपल एक बात थी कि उसका काम था खाना देना आपको, आपका काम था पैसे देना उसको। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर इज द कोलेटरल इवेंट? वो दूसरा इवेंट किधर है? इधर हमने क्या कहा, आप घर कंप्लीट करो, मुझे चाबी दो, मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये वही तो चीज है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही था, उसका तो काम था मुझे घर देना। बात आ रही समझ? लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, भाई बेशक घर भी दे दो, मुझे चाबी मुझे पकड़ा दो घर की, पैसे नहीं दूंगा। कब तक नहीं दूंगा? जब फलां बंदा आगे प्रूव नहीं करता। इधर मैंने क्या कहा, चाबी दो घर की, काम कंप्लीट करो, पैसे ले लो। तो इसके अंदर तो कोलेटरल लिमिट है ही नहीं, इसलिए ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ये गल समझ आ जानी चाहिए, नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड करके सुने, बहुत जोर लगवाते हो। अच्छा, तो इसलिए भाई यहाँ पे क्या कहा, दिस इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द अनसर्टन इवेंट आजम्स कंप्लीटिंग द वर्क, अनसर्टन है ना, पता नहीं करता है कि नहीं, इज नॉट कोलेक्टरल, ये कोलेक्टरल नहीं है, ये अलग नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है उसके, ये तो खुद कॉन्ट्रैक्ट है भाई। इज नॉट कोलेक्टरल टू द कॉन्ट्रैक्ट बट इज द वेरी थिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, बल्कि ये तो वही चीज़ है जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था मेरी जान। तो इसलिए ये जो है इंटेग्रल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है, ये कोलेटरल इवेंट नहीं है। तो ये आगे समझिए। चले
आगे आ जाए कंटिजेंट वर्सेस वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि सर उधर भी तो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये वो, तो पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, उसमें डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसमें अनसर्टेन इवेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग से कॉन्ट्रैक्ट तो है ही कोई नहीं, अलग से कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई हमने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं इंडिया की जो किट है क्रिकेट की, मतलब वो जो शर्ट्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की मैं शर्ट्स सेल करूंगा अगर इंडिया मैच जीत गई। बात आ रही समझ? मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाईजान मैं यहाँ पे एक स्टॉल लगाऊंगा, कब लगाऊंगा? अगर इंडिया की टीम मैच जीत गई। देखो हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉल लगाना सही है, आप मुझे स्टॉल लगाने दे रहे हैं, मेरे से कोई पैसे ले रहे होंगे उसके, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? अगर इंडिया की टीम मैच जीती। अगर सिर्फ मैं ये कहता अगर इंडिया की टीम मैच जीत गई ये लो पैसे, ये जुआ था। मैंने क्या कहा भाई नहीं, इंडिया की टीम जो है वो सिर्फ एक इवेंट है, उसका जीतना हैपनिंग उसका इवेंट है, असल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा फर्क देख लें, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई मसला नहीं, जुआ जबकि जो वॉइड है अनसर्टन होने की वजह से भी और इलीगल होने की वजह से भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज का जाती इंटरेस्ट है, जाती दिलचस्पी है, वो चाहती है इवेंट हो या ना हो, वो चाहती है इवेंट हो या ना हो। बात आई समझ? मैं चाहता हूं कि यार ये पैसे दे ही दे बंदा, ये ना हो कि कहीं पैसे ना दे मुझे देने पड़ जाए, देने तो पड़ेंगे मुझे, ठीक है, दुआएं कर रहा हूं मैं। इधर क्या है भाई, मैं चाह रहा हूं कि यार गाड़ी का एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी कहती है अल्लाह करे गाड़ी का एक्सीडेंट ना ही हो, यार हो गया तो मुझे देने पड़ने। इंटरेस्ट है पार्टी का उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ के होने या ना होने में नुकसान हो रहा है उस पार्टी का। जुए के अंदर कोई नुकसान नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया जुआरियों का कोई मुल्क नहीं होता। पाकिस्तानी बंदा ही बैठकर पाकिस्तान के हारने के ऊपर पैसे लगा देगा, इंडियन बंदा ही बैठ के इंडिया के हारने के ऊपर लगा देगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड के हारने के ऊपर लगा देगा, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका ओनली इंटरेस्ट इज मनी, ठीक है। देन अनसर्टेन इवेंट होता है जी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलेट्रल, वो सिर्फ और सिर्फ कोलेट्रल है, जुड़ा हुआ है, में असल में वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, अनसर्टेन इवेंट कोलेट्रल है, जबकि वेचरिंग के अंदर अनसर्टेन इवेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने कर ली बात। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, रेसिप्रोकल से मुराद क्या है? आगे से भी कुछ देना पड़ेगा, इधर से भी कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है यार। ये मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रेसिप्रोकल ही होते हैं, सिवाय वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाले में, उसमें एक तरफ से कंसिडरेशन जा रही होती है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा होता, ठीक है। जबकि उसके अलावा हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो रेसिप्रोकल होता है, मैं आपको कुछ दूंगा आपके बदले में कुछ मुझे देंगे, तो भाई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। इसमें भी मैंने और इसने आपस में किया होगा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं लेकिन आप मुझे इसके पैसे देंगे गारंटी के, मैं रिस्क बियर कर रहा हूं आपका, ठीक है। वैसे ये तो एग्जांपल वो वाली है ना विदाउट कंसिडरेशन वाली भी, ये जो है आपको याद है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में हमने 4 तो मेन पढ़े थे, उसके अलावा हमने कहा था एजेंसी का, बेलमेंट का, गारंटी वाले ऐसे भी होते हैं जिसमें लाजमी नहीं कंसिडरेशन, तो हो सकता है कि मैं वैसे मुफ्त में भी कर दूं, ठीक है, अदरवाइज मैं ले भी सकता हूं, लेकिन इधर तो आप लाजमी है ना इंश्योरेंस वाला, इसमें क्या होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे वो बंदा करता है, बदले में मैं उसको पैसे दूंगा बाद में, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, जबकि वेजरिंग के अंदर रेसिप्रोकल नहीं होता। कई बार सिर्फ ये होता है कि भाई देखिए एक बंदे ने परफॉर्म करना होता है ना, छक्का लग गया मैं दूंगा, ये तो नहीं कि अगला भी देगा मैं उसमें से काट के दूंगा, नहीं, चौका लग गया मैं दूंगा पैसे, विकेट उड़ के तुम दोगे पैसे, एक तरफ से आ रहा होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डेफिनेशन देख लें, प्रॉमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों ने कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करना होता है, दैट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है जी। तो भाई वेजरिंग के अंदर हो भी सकता है रेसिप्रोकल, नहीं भी हो सकता, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है जी। चलें ये था जी आज का हमारा, कल एक छोटा सा बस इसका कॉन्सेप्ट है रूल्स का, ये इंशाल्लाह आपको रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो टेबल बनाया हुआ है इंशाल्लाह एक बड़ा लॉजिकली हम इसको कनेक्शन के साथ समझेंगे, तसल्ली के साथ आप पेपर में भी सोच सकते हैं और साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।